आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव निगम सभा में 13 विषय पारित, 11 सर्वसम्मति, 2 बहुमत से निर्णय और महापौर और अध्यक्ष ने संचालन किया। महंगाई के बीच बोर्ड फीस में बढ़ोतरी, फीस वृद्धि पर कांग्रेस का गुल्लक फोड़ विरोध, बच्चों की पढ़ाई व्यापार नहीं। मध्याह्न भोजन कर्मियों की हड़ताल, मांगों को लेकर आंदोलन पर कर्मी, सरकार से कार्रवाई की अपील। मुख्य मार्ग पर पार्किंग उल्लंघन पर चालान, अव्यवस्थित वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, नो पार्किंग जागरूकता में नागरिकों का सहयोग। राजनांदगांव हॉकी टूर्नामेंट फिर टला, टेंडर न होने से आयोजन ठंडे बस्ते में, हॉकी टूर्नामेंट का सपना अधूरा रहा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के सभी मध्याह्न भोजन कर्मियों ने 11 फरवरी से 7 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन के आह्वान पर हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव पूर्व राज्य सरकार ने रसोइया और सहायिकाओं के वेतन में 50% बढ़ोतरी का वादा किया था, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। मध्याह्न भोजन कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें केवल 2000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सरकार को वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए और कलेक्टर दर लागू करनी चाहिए। संयुक्त कर्मचारी यूनियन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में यह हड़ताल शुरू की है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। हमार पैसा मन ला बढ़ाई ऐसे कहीं देखा था ना, और कलेक्टर दर्ज ला दे बार हड़ताल में बैठे हवन। सब दीदी मन बैठे हड़ताल में, हमार कलेक्टर ला दर्ज ला देना है कहीं के मांग पूरा करना है करके बैठे हैं। और 10 साल हो गए काम करत, मगर अभी तक से बढ़ाए नहीं है सरकार है। सरकार से यही ख्वाहिश करत हन कि हमार कलेक्टर दर्ज ला देना चाहिए। ओकर अलावा का मांगे हमारा 1 साल में 2 जोड़ी ड्रेस चाहिए। ये हड़ताल, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 87,000 मजदूर काम करते हैं। 146 ब्लॉक के अंदर मध्याह्न भोजन पकाने का काम करते हैं, खिलाने का काम करते हैं। सुबह 9 बजे से स्कूल आते हैं और 4 बजे तक अपने घर जाते हैं। दूसरा ये कि 1995 से ये योजना चालू है। बहुत सारी दीदी लोग काम करते हैं, 20 साल 22 साल 25 साल हो गया इनको काम करते हुए। यहाँ की राज्य सरकार केवल केंद्र के 600 रुपया और राज्य के 1400 रुपये देती है, जबकि उसी को आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि 2017 में बिलासपुर हाईकोर्ट का एक निर्देश था, 2022 में निर्देश था, 2025 में आया कि इनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। थाना गंडई पुलिस ने एक महिला गांजा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि महिला को पिछले सालों में गांजा बेचते हुए पकड़े जाने के मामले में न्यायालय में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिला को गांजा बेचने की आदत होने की वजह से दुर्ग आयुक्त न्यायालय ने पीआईटी एनडीपीएस के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया। न्यायालय ने आदेश पारित कर उसे 3 महीने के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में रखने का वारंट जारी किया। इसके बाद वारंट लागू कर महिला को जेल में दाखिल कराया गया। इस कार्रवाई में जिला खैरागढ़ पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस चौकी चिचोला द्वारा दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ की समितियों में अवैध रूप से धान खपाने और बेचने के उद्देश्य से परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर समितियों में खपाने और अनुचित लाभ अर्जित करने पर रोक लगाने के लिए 14 जनवरी 2025 को तहसील कार्यपालिका दंडाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 6 ट्रकों से कुल 2170 कट्टा धान, जिसकी अनुमानित कीमत 26,90,800 रुपए है, जब्त किया गया था। इस संबंध में पुलिस चौकी चिचोला में अपराध दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले के अन्य आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। केसीजी अंतर्गत छुई खदान के केकती बाड़ी मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।
इस अवसर पर 115 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सभी वर वधुओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता खैरागढ़ विधायक नीलांबर वर्मा ने की। इस सामूहिक विवाह में खैरागढ़ क्षेत्र से 55 और छुईखदान क्षेत्र से 60 जोड़े शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी नवविवाहित जोड़ों को विवाह सामग्री और उपहार दिए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा 50,000 रुपए का प्रावधान है, जिसमें 35,000 रुपए वधु के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं। वहीं 7,000 रुपए श्रृंगार सामग्री और 8,000 रुपए आयोजन व्यवस्था पर व्यय किए जाते हैं। यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। आज सामूहिक विवाह हुआ, उससे हमें लड़कियों को फायदा हुआ। ऐसा कि मतलब जो लोग शादी विवाह नहीं कर पाते, उनके माँ बाप उनकी हेल्प नहीं कर पाते, इससे ये है कि सबको हेल्प मिल जाती है। मुख्यमंत्री योजना हम सभी को इससे फायदा हुआ है और सबको आशीर्वाद मिला है। धन्यवाद। आज जिला कन्या विवाह योजना तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 115 जोड़ों का विवाह विधि विधान से कराया गया। साथ ही साधन के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 35,000 रुपये दी गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम जो हमारे जिला कार्यक्रम श्री के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे इस खैरागढ़ छुईखदान और गंडई जिले में 115 जोड़ों का विवाह हो रहा है। वो जीवन भर के पवित्र बंधन में वो सब बंध रहे हैं। सब लोगों ने उन लोगों को शुभकामनाएं दी हैं कि उनका जीवन बड़े सुखी और समृद्ध ढंग से जीवन यापन करे। अगले 7 वर्षों का जो बंधन, इसमें सरकार की भी मदद, परिवार की भी मदद, समाज की भी मदद और पूरे सरकारी तंत्र का जो मदद मिला है। थाना गंडई पुलिस ने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने एक व्यक्ति से कुल 8,26,570 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस के मुताबिक अश्वनी कुमार जांगड़े ने शिकायत में बताया कि आरोपी अभिषेक गिरी ने केनरा बैंक दुर्ग से 36 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने अलग अलग किस्तों में नगद और ऑनलाइन माध्यम से पैसे लिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को लोन दिलाने का लालच देकर ठगी करता था। आरोपी को 9 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में शासकीय प्राथमिक शाला पुराना ढाबा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा टीम और स्टॉप महिला इकाई की टीम ने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों को सेफ और अनसेफ टच, खुद की सुरक्षा, नशे से दूर रहने और मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। महिला आरक्षक ने बच्चों को सरल और रोचक तरीके से सुरक्षा संबंधी शिक्षाएं दी। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक स्टाफ को भी अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कर उसके उपयोग और लाभों के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर लगभग 39 छात्र छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों और उनके अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को 3 दिन तक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखने, डिलीवरी कक्ष में स्त्री रोग विशेषज्ञों की प्राथमिकता से ड्यूटी लगाने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा बैठक में टेलीमेडिसिन, टीकाकरण अभियान और आयुष स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य जीवन शैली अभियान की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने धान उठाव में तेजी लाने, प्रत्येक माह 7 तारीख को चावल उत्सव मनाने और पीएम आवास और सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को स्मरण किया। हरीश शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक राष्ट्र पुरुष, प्रखर चिंतक और संगठनकर्ता थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकात्म मानववाद के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पंडित उपाध्याय की विचारधारा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सांसद प्रतिनिधि ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों से आह्वान किया कि वे समर्पण दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को आत्मसात करने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। राजनांदगांव पीएम राजा सर्वेश्वर दास स्कूल में कल्चरल फेस्ट और एल्यूमिनी मीट का आयोजन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन मंडल के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नीलू शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ी परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। इस दौरान बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि 100% परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। अंत में वरिष्ठ व्याख्याता ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ विद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत बनाते हैं। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में यातायात पुलिस ने पिछले 3 दिनों में मुख्य मार्ग और सर्विस रोड पर अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। इस दौरान अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तिराहा से लेकर आरके नगर चौक तक के विभिन्न चौकों पर और मार्गों पर वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर निगरानी रखी गई। पुलिस ने मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 195 वाहनों पर लॉक लगाकर कार्रवाई की, जुर्माना वसूल किया। यातायात पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए निरंतर जारी रहेगी। इस बीच शहर के नागरिकों और दुकानदारों का भी सहयोग देखने को मिला, जहां एक दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने नो पार्किंग बोर्ड लगाकर जागरूकता का उदाहरण पेश किया, जिससे आसपास के लोग भी नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक हुए। राजनांदगांव में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा साल लगातार टल गया है। इसके पीछे मुख्य वजह है नया एस्ट्रो टर्फ के लिए टेंडर का समय पर न लगना। खेल विभाग के उप संचालक ने बताया कि नया एस्ट्रो टर्फ के लिए आवश्यक राशि 6 करोड़ रुपए 2 महीने पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी, लेकिन अब तक एस्ट्रो टर्फ नहीं बिछा और लाइटिंग की सुविधा भी अधूरी है। समिति द्वारा टेंडर न कराने के कारण अखिल भारतीय टूर्नामेंट की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता के चलते न केवल यह बल्कि वार्ड नवागांव में 8 करोड़ की लागत से बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक और मोहला मानपुर सड़क चौड़ीकरण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि पूरे एस्ट्रो टर्फ की स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण पिछले टूर्नामेंट में कई दिक्कतें आई और कई टीमों ने यहां खेलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के प्रयासों से 6 करोड़ की राशि जारी हुई थी। हालांकि टूर्नामेंट की निर्धारित तारीख 18 फरवरी थी, लेकिन अब टेंडर न खुलने और एजेंसी न तय होने के कारण इसे फिर से टालना पड़ा है। टेंडर खुलने और एस्ट्रो टर्फ बिछने में देरी के कारण इस साल हॉकी टूर्नामेंट देखने का सपना फिर अधूरा रह गया, जिससे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में निराशा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में विगत 2 वर्षों से प्रतियोगिता टर्फ के संशय के कारण नहीं हो पा रही है, क्योंकि टर्फ की वैलिडिटी 10 साल की है। 2013 में टर्फ लगाया गया था और इसकी वैलिडिटी 2023 तक थी। 2023 में जब मैं यहाँ का पार्षद था तो मेरे द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को टर्फ में बदलाव के लिए पत्र लिखा गया था। इसके साथ साथ दर्शक दीर्घा के लिए गैलरी साइड के लिए पत्र लिखा गया था और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होने के नाते यहाँ फ्रंट लाइट हो, इसको लेकर के मेरे द्वारा पत्राचार किया गया था। अभी वर्तमान में जानकारी आई है कि 6 करोड़ 4 लाख रुपए टर्फ को लेकर के स्वीकृति मिल चुकी है विगत 2 महीने से, परंतु शासन प्रशासन खुद नहीं चाहता कि यहाँ मैचेस हो। हॉकी टर्फ अपना 2013 में लगा हुआ था। टर्फ ने पूरा जो गद्दा था वो पूरा घिस चुका है, खेलने योग्य नहीं है। अच्छी अच्छी टीम इसमें खेलना नहीं चाहते हैं और अपने नांदगांव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रो टर्फ
चेंज करने के लिए बजट भी आ चुका है। लोक निर्माण उसको प्रक्रिया अधीन है, वो जो टेंडर लगाना है वो उनके ऊपर है और टेंडर बहुत जल्दी लग जाएगा और 45 दिन तक रहता है उसका टेंडर का प्रक्रिया, उसके बाद में काम चालू हो जाएगा। कितनी राशि आवंटन? इसमें 6 करोड़ शासन से आ चुका है स्टोट्रप बदलने के लिए। राजनांदगांव में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा शुल्क में वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख स्थान पर एकत्र होकर गुल्लक भेंट कर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेसियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में बढ़ी हुई फीस परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है और विशेषकर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त जानकारी और संवाद के यह निर्णय लिया गया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा, बच्चों की पढ़ाई कोई व्यापार नहीं है, सरकार को तत्काल शुल्क वृद्धि वापस लेनी चाहिए वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं अभिभावकों ने भी बढ़ी हुई फीस पर चिंता जताई और प्रशासन से पुनर्विचार की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। वर्ष 2026-27 के लिए भाजपा की सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शुल्क पर, परीक्षा शुल्क पर वृद्धि कर दी गई है। आज एक अनोखा प्रदर्शन यहाँ राजनांदगांव में देखने को मिला। जी, किस प्रकार का मामला है और आज आप संभागीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या मामला है? स्कूली बच्चे 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके अचानक जो है नई नीति ला दी जाती है। 5 साल बाद सरकार को फीस बढ़ाना पड़ता है, वो भी परीक्षा शुल्क। जो पहले 460 रुपये शुल्क थी उसे बढ़ा करके डबल कर दिया गया है, 800 कर दिया गया है। और आवेदन के लिए जो 50 रुपये लगते थे वो सीधे सीधे 3 गुना कर दिया गया है। मतलब सरकार अब शिक्षा को भी नहीं छोड़ रही है, अब शिक्षा को भी महंगा करना चाह रही है। तो ऐसे में क्या गरीब जो व्यक्ति का बच्चा है वो क्या पढ़ाई छोड़ेगा? सरकार को चाहिए कि शिक्षा की जो शुल्क है वो निःशुल्क होनी चाहिए। हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, प्रतियोगी परीक्षा हमने निःशुल्क कर दी थी। यानी जो भी अभ्यर्थी पढ़ा लिखा था, बेरोजगार था, वो बिना किसी शुल्क के परीक्षाएं दिया करता था। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शासन में अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो हम पूरी शिक्षा को भी निःशुल्क करने का प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार से अंग्रेजी आत्मानंद स्कूल भूपेश बघेल की सरकार खोली थी, इस तरीके से हमारी नीति जो थी वो शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर के थी। लेकिन वर्तमान जो भाजपा की सरकार है उसकी नीति ये है कि जो बालक है वो शिक्षा से वंचित रह जाए। इस प्रकार से आज हमने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में हमने गुल्लक लेकर के आए थे, जन सहयोग लिया है, जनता ने खुद बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सहयोग दिया है। विभाग में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो हमने प्रतिमात्मक रूप से बाहर गुल्लक रख दिया है। डीओ साहब को फोन में जानकारी दे दी है कि जिम्मेदार को भेजे और ये गुल्लक जो है वो शासन प्रशासन को, माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाए, ताकि उनको जो राशि की कमी हो रही है वो फुलफिल हो जाए और बच्चों के साथ ऐसा अन्याय ना हो। छत्तीसगढ़ में पहले ही सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, वहीं अब शिक्षक भी परेशान थे और अब बच्चों के फीस को बढ़ा दिया गया है। तो किस प्रकार से उनके परिवार पर, बच्चों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है? ये ठीक बात कहना है आपको। और जैसे सरकार का स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये सरकार चाहती ही नहीं है कि पढ़े इंडिया और बढ़े इंडिया। ये देश विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये मध्यम वर्गीय को शिक्षा देना चाहती नहीं है सरकार। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए शिक्षा व्यवस्था लाती है और गरीब बच्चों के हाथ से और हक से शिक्षा छीनना चाहती है। तो ये सरकार से मैं कड़ा विरोध जताता हूं कि ये सरकार पूरी तरह, मेरी तो एक विशेष और मांग है कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने बोले थे कि केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई पूरी फ्री की जाए, वो नियम लागू की जाए। अभी देखा जा रहा है आप लोगों के द्वारा गुल्लक प्रदर्शन किया गया है, यहाँ पर गुल्लक भेंट किए हुए हैं। क्या लगता है कि सरकार इस नीतियों पर आपके पक्ष में कुछ बात करेगी या इस जो बढ़ी हुई शुल्क है उसको वापस लेगी? सर्वप्रथम भाजपा शिक्षा को सेवा के रूप में नहीं, वसूली के रूप में ले रही है और यह राष्ट्र विरोधी सरकार है। यहाँ शिक्षा मंत्री इतने असंवेदनशील है कि उन्हें
छात्रों के अभिभावकों की समस्याएं नजर नहीं आती। वे शिक्षा को केवल अमीरों तक सीमित रखना चाहते हैं। आप देखिए कि जो कांग्रेस, एक तरफ हम जब कांग्रेस की सरकार थी तो वे शिक्षा को पूरी तरह निःशुल्क करना चाहते थे हम लोग, और वही भाजपा जब से आई है तो शिक्षा को वसूली के रूप में देख रही है। हम चाहते हैं कि 2021 की जो दरें थी शिक्षा की, उन्हें वापस उन्हीं दरों पर शिक्षा शुल्क लिया जाए। आज हम छात्रों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, भाजपा सरकार बोझ डाल रही है कि वो उनके अभिभावकों के ऊपर आर्थिक रूप से बोझ पड़े। जहां पहले 460 रुपए परीक्षा शुल्क लिया जाता था, वहीं आज 800 रुपए कर दिया गया। ये सीधे सीधे छात्रों के अभिभावकों के ऊपर आर्थिक बोझ है। कांग्रेस के द्वारा आज ये अनोखा प्रदर्शन किया गया है और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे संभागीय कार्यालय छत्तीसगढ़ से माध्यमिक शिक्षा मंडल राजनांदगांव के दरवाजे के बाहर में ही कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं वो लोग यहाँ पर आकर के प्रदर्शन किए हुए हैं, और जो आम जनताओं से, जो राहगीरों से ये कांग्रेसी लोग जो भीख मांगे हुए थे, वो भीख को शिक्षा मंडल को, शिक्षा मंत्री को देने की बात कही है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार इतने बच्चों की शिक्षा पर इतने बड़े हुए जो फीस है उसको सरकार द्वारा वापस लिया जाता है, या यूं ही ये नियम फिर से वही लागू रहता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव नगर पालिका निगम की सामान्य सभा की बैठक निगम सभागृह में हुई। बैठक में कुल 13 विषयों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया, जिनमें से 11 विषय सर्वसम्मति और 2 विषय बहुमत से पारित किए गए। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति, चौक चौराहों के नामकरण, जाति प्रमाण पत्र, बाल विवाह मुक्त अभियान, कर्मचारियों को पेट्रोल भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ को आर्थिक सहायता, विभिन्न व्यावसायिक परिसरों की नीलामी, सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन और नगरोत्थान योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की निविदा स्वीकृति शामिल है। अंतिम विषय में संपत्ति कर और युक्तिकरण के संबंधित प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया, जबकि निगम अध्यक्ष टोपेंद्र सिंह पारस वर्मा ने सभा का सफल संचालन किया। बैठक के अंत में राष्ट्रगान के साथ दिवंगत पार्षदों को 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि भी दी गई। सभा में नेता प्रतिपक्ष, सांसद, प्रतिनिधि, पार्षद, निगम आयुक्त, अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार मौजूद रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।